हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सीरीज़ की नई वीडियो में। ये सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और इस सीरीज़ को शुरू करने का टारगेट स्पेशली एनटीएससी एग्ज़ाम्स, एनडीए एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। जैसा कि अभी हम जानते हैं, कोविड की वजह से सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अंदर बताया है कि बच्चों के सेमेस्टर असेसमेंट्स यानी कि एसेज, समेटिव असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो अब डिस्क्रिप्टिव ना हो के एमसीक्यूज़ में चेंज कर दिए गए हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोग अपनी तैयारी को आंक सकें, आकलन कर सकें खुद से कि आपने कितना सीखा है। ऑल्सो हमारी कोशिश रहती है कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करें और उससे रिलेटेड पूरी थ्योरी हम डिस्कस कर लें। वीडियोस अगर आपको हेल्प करती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। So the first question for today is, when is World Teachers Day celebrated? बहुत ही आसान सा सवाल। टीचर्स डे तो हम सब जानते हैं, स्कूल में कभी ना कभी हमें मौका मिला होता है, राइट? कितना? 5 सितंबर। लेकिन हमसे पूछा गया है वर्ल्ड टीचर्स डे, राइट? सो वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। यानी कि ये वीडियो जब आप देख रहे हैं, जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी आज ही के दिन, सो दिस इज़ 5 अक्टूबर। ये आज से रिलेटेड था तो मैंने वीडियो में इसको डिस्कस करना सही समझा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 अक्टूबर यानी वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, कब से मनाना शुरू किया गया। सो वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर एवरी ईयर, राइट? ये आप याद रखेंगे। सितंबर, अक्टूबर, सितंबर से नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर, तो ठीक एक महीने के बाद जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है to commemorate the anniversary of the adoption of the ILO or UNESCO recommendation concerning the status of teachers in 1966। कब से मनाना शुरू किया गया? 1966 से, on the recommendation of UNESCO, right? No doubt this recommendation sets benchmarks regarding the rights and responsibilities of teacher. Of course इसमें जो इसको मनाने का एक मेन उद्देश्य था उस वक्त, वो यही था कि शिक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके अधिकारों के बारे में बात की जाए, एजुकेशन के बारे में बात की जाए, उनके रिक्रूटमेंट, उनके एम्प्लॉयमेंट इत्यादि इत्यादि के बारे में बात की जाए। अब यहाँ पे एक और टर्म आपको हो सकता है दिमाग में खटकी हो कि व्हाट इज़ यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एब्रीविएशन अगर आप बनाएंगे तो UNESCO, राइट? कब बनी थी? 16 नवंबर 1945, लंदन इन यूनाइटेड किंगडम, राइट? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर कभी भी नहीं होता, हेडक्वार्टर्स ही लिखा जाता है। हेडक्वार्टर्स इज सिंगुलर, सो दिस इज इन पेरिस, फ्रांस, राइट? और इसके हेड अभी कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, ऑड्रेस एजोले। इतना आपके लिए काफ़ी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैं बता दूं कि आज का सेशन हमारा ज़्यादातर ओजोन स्पेशल होने वाला है, यानी कि ओजोन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ओजोन होल, यानी कि ओजोन होल जब हम बोलते हैं तो इससे हमारा मतलब क्या होता है। अ लार्ज साइज्ड होल इन द ओजोन लेयर। अब हमें ये पता है कि हमारी पृथ्वी को किसने सराउंड करके रखा है? ओजोन लेयर ने। सो ओजोन होल का मतलब क्या है कि ओजोन लेयर के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो गया हो, या फिर इस ओजोन लेयर का पतला होना ओजोन होल कहलाता है, या फिर इस ओजोन लेयर में छोटे 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 स्कैटर्ड छोटे छोटे होल्स हो गए हैं, उनको हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं, या फिर थिकनिंग ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर, इस ओजोन लेयर में ओजोन की जो अमाउंट है उसका बढ़ जाना। थिकनिंग मतलब उस चीज़ का मोटा हो जाना, उसकी परत जमते जाना। और ओजोन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? O3, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो मैं यहाँ पे बता दूँ, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओजोन होल का मतलब होता है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, इस परत का, इस ओजोन वाली लेयर का
पतला हो जाना, राइट। आई होप आप इसको याद रखेंगे। सो ओजोन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर ओजोन, जिसके अंदर आप 3 मॉलिक्यूल्स देख पा रहे हैं। ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं। ये आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड लेंथ देख पा रहे हैं। बॉन्ड एंगल होता है ओजोन के अंदर 116.8 डिग्री एंड बॉन्ड लेंथ होती है 1.278 एंगस्ट्रॉम, राइट। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब ओजोन एक्चुअली है क्या? सो ओजोन इसको हम बोलते हैं ट्राई ऑक्सीजन भी, क्योंकि ऑफकोर्स इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन होते हैं। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द केमिकल फॉर्मूला O3, राइट। इट इज़ अ पेल ब्लू गैस। इसका अगर कलर हमसे पूछा जाए ओजोन का, तो हल्का लाइक पीले वाला ब्लू गैस ऐसा कलर होता है विद अ डिस्टिंक्टिवली पिंजेंट स्मेल। It is an allotrope of oxygen that is much less stable than the diatomic allotrope O2. Of course अगर हमसे पूछ लिया जाए कि O2 और O3 की अगर हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? डायटोमिक ऑक्सीजन। इस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है, राइट। ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम डायटोमिक ऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इस ऑक्सीजन के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट लाइट काम करती है और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते ही हैं, तो ये सब चीज़ें मिलके ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देती हैं, राइट। ओजोन इज प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मैटर विद इट्स हाइस्ट कंसंट्रेशन हाइस्ट इन द ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाई जाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर की एक स्पेसिफिक लेयर होती है हमारे पास विच इज़ नॉन एज स्ट्रेटोस्फियर, राइट। तो एटमॉस्फेयर की अर्थ की इस स्पेसिफिक लेयर स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर अर्थ के कौन से स्फीयर में लाई करती है? सो इट लाइज इन स्ट्रेटोस्फियर, राइट, विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और इसका काम ही फिर क्या है? सन की बहुत सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेना, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। और इस तरीके से ओजोन लेयर हम लोगों के लिए जो पृथ्वी पर रहते हैं हमारे लिए एक सेवियर का काम करती है, क्योंकि ये अर्थ की यूवी रेडिएशंस को जो हमारे लिए हार्मफुल है उनको वहीं पे एब्जॉर्ब करके रखती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, 22 मार्च, 25 अप्रैल या 5 अक्टूबर। अब ओजोन जब इतनी यूज़फुल है हमारे लिए, इतना प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है, स्टेइंग इन द स्ट्रेटोस्फियर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हमारे लिए ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल ओजोन डे हम 16 सितंबर को मनाते हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट जब आप ऑप्शंस मार्क करने बैठें तब आप सही मार्क करें 16 सितंबर, राइट। सो नेक्स्ट वन इज ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ। अब ये भी आजकल समस्या है, राइट। हमारी अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर का आवरण तो है, दिस कवरिंग वी हैव, सेफ्टी वाली कवरिंग तो है ओजोन लेयर की, लेकिन वो डिप्लीट हो रही है, यानी कि उसके अंदर ओजोन होल जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और ओजोन होल हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लेयर है ओजोन लेयर, ये क्या हो रही है? पतली होती जा रही है समय समय के साथ। तो हमें इसका कारण बताना है कि क्यों। इज़ इट ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसलिए? इज़ इट ड्यू टू द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप हो रही हैं इसलिए? इज़ इट ड्यू टू द एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ये वजह है? या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ मैन मेड कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन? तो मैं आपको बता दूं, जो अगर आप पहले 3 ऑप्शंस देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें पोल्यूशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, राइट। यानी कि ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा यूज़ होंगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा सेटअप होंगी, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अगेन पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें हमें स्पेसिफिक करके बता दिया कि पोल्यूशन के नाम पे भी क्या ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं फ्लोरीन
and chlorine, right? So option number D is the right answer. Moving to the next question. The two forms of oxygen found in atmosphere are. Very good. This is a very nice question. देखो हमारे पास है कि ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन वी नो क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है, तो हमें बताना है कि ये जो एलिमेंट ऑक्सीजन है ये किन दो फॉर्म्स में एटमॉस्फेयर में लाई करता है, वाटर या ऑक्सीजन की फॉर्म में, वाटर या ओजोन की फॉर्म में, ओजोन या ऑक्सीजन की फॉर्म में, या फिर वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। सिंपल सा है, हमें इन चारों ऑप्शंस के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। फर्स्ट वन इज H2O एंड O3। इसमें हम देखेंगे O3 में तो कंप्लीट ऑक्सीजन ही है, लेकिन H2O में हमारे पास ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वाटर एंड ऑक्सीजन, अगेन इसमें H2O है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ओजोन एंड ऑक्सीजन, ओजोन अगर हम देखें तो O3 यानी कि सारे के सारे ही एटम्स ऑक्सीजन के हैं, और ऑक्सीजन देखें तो यानी कि डायटोमिक O2, इसके अंदर भी दोनों एटम्स किसके कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर H2O हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और CO2 में तो कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। सो द प्योर लाइक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर आर ओजोन एंड ऑक्सीजन, O3 एंड O2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सारे वाटर या फिर हम बात करें इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये सब क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन से बने हुए दूसरे सब्सटेंसेस हैं, जिसमें ऑक्सीजन किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन करती है, फिर इनकी फॉर्मेशन करती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंटली ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट। हाल फिलहाल ही में हमें देखने को मिलता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं में से रिसेंटली हाल फिलहाल कौन सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही प्रॉब्लम्स हमें आज के दिन में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो आई थिंक आपको आइडिया हो ही गया है कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें ओजोन होल्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि उसकी थिनिंग हो रही है, वो पतली होती जा रही है, राइट। सो अभी देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं हमारे पास, प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस, वार्मिंग द प्लैनेट। हमारे अर्थ पे, वी लिव ऑन अर्थ, राइट, हमारी मदर अर्थ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, राइट। और उन ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, उसको अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में लॉक करके रखना, वापस ना जाने देना, राइट। और इस तरीके से क्या होता है, हमारा प्लैनेट वार्म अप रहता है। अब क्योंकि कुछ सनलाइट अर्थ को हिट करती है और वापस से स्पेस में चली जाती है, लेकिन कुछ सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। सो ये जो सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहती है और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है, दिस इज़ नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज दिस इज़ कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अभी देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। अब क्योंकि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बढ़ रही है, और ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट बढ़ने के कारण हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है अर्थ पे। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होते 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 ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वही एक लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। और ये स्पेशली कब हुआ, जब हमारे पास प्री इंडस्ट्रियल पीरियड आया था 1850 से करीब 1900 तक, यानी कि ये करीब 50 वर्ष, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अपना मुंह खोला था पूरे देश विदेशों में। तो इसी फेज़ में क्या हुआ था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो पोल्यूशन बढ़ा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस क्या हुई, बहुत मात्रा में रिलीज़ हुई, जिनकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या हुआ,
बढ़ने लगा और उस कांस्टेंट राइज की वजह से ही हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हीट ट्रैप हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर आपको ये भी मालूम होगा कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं तो आप आसानी से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। सो हमें बहुत अच्छे से पता है मीथेन यानी CH4। मीथेन बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, राइट? मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, विच इज़ CO2। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो, ऑक्सीजन के दो एलिमेंट और कार्बन का एक, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो मतलब वन, ऑक्साइड मतलब this oxygen, CO, which is the formula for carbon monoxide. So ammonia is the gas which is not a greenhouse gas. Hence option number 4 is the right answer. आगे देखते हैं, what would happen if all the oxygen present in the environment is converted to ozone? बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन। अगर हमारे एनवायरनमेंट की सारी ऑक्सीजन कन्वर्ट कर दी जाए ओजोन में तो क्या होगा? यानी कि हम कह रहे हैं जितनी भी O2 है उसको हमने क्या किया, O3 में कन्वर्ट कर दिया। किसी समझदार व्यक्ति ने आंसर दिया कि वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, हमारा बचाव ज़्यादा होगा। चलो देखते हैं। कोई कहता है इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स, कि ये पॉइजनस बन जाएगी और जीव जंतुओं को मार देगी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, ओजोन इज़ नॉट स्टेबल हेंस विल बी टॉक्सिक, कि ओजोन स्टेबल नहीं होती इसलिए टॉक्सिक हो जाएगी। ये तो कोई तुक वाली बात नहीं हुई कि ओजोन स्टेबल नहीं है तो टॉक्सिक हो जाएगी। चलो देखते हैं, इट विल हेल्प सन रेडिएशंस टू रीच अर्थ एंड डैमेज मैनी लाइफ फॉर्म्स। ओजोन का तो काम होता है कि सन रेडिएशंस से प्रोटेक्ट करना, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं है। वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, प्रोटेक्शन लेके करेंगे क्या जब ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। ओजोन इज़ नॉट स्टेबल हेंस इट विल बी टॉक्सिक, ओजोन स्टेबल नहीं है बट स्टिल वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में, राइट? और हमें सेव करती है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इट विल बिकम पॉइजनस, कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल अगर नहीं हो पाएगी, डायरेक्ट ओजोन इनहेल करेंगे तो ये क्या होगा, पॉइजनस ही तो होगा, एंड इट विल kill life forms. So option number 2 is the right answer. Moving to the next question, oxygen is returned to the atmosphere mainly by। ठीक है, अगर हम रिस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर ली और CO2 बाहर कर दी। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एटमॉस्फेयर में वापस से ऑक्सीजन कौन से प्रोसेस से आती है। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा, राइट? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की तो हमें रिक्वायरमेंट होती है और बदले में हमें क्या मिलता है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी ये एलिमिनेट हो गया। फंगी, फंगी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। फंगी और फोटोसिंथेसिस, दो ऑप्शंस हमारे पास थोड़े से कंफ्यूजिंग रह गए। तो आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर कि जो फंगी होता है हमारे पास, फंगी छोटे छोटे हमें लाइक पेड़ पौधे जैसे दिखते ज़रूर हैं, बट क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल ना होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते, तो फंगी एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर हुआ फोटोसिंथेसिस। कैसे हुआ? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? तो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस। एक बार इस प्रोसेस को और अच्छे से समझ भी लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और वाटर लिया उन्होंने, वाटर उनके पास ऑलरेडी लाइक होता ही है, उनकी रूट्स से आता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस को टेक प्लेस करने के लिए, इसको इन्होंने किस में ब्रेक डाउन कर दिया, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। ग्लूकोज यानी कह सकते हैं एनर्जी में, यानी कि प्लांट ने अपना फूड बना लिया, ये इसका प्लांट का भोजन हो गया और या इसने ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी जिसे हम ह्यूमन बीइंग्स या तरह तरह के एनिमल्स इनहेल करते हैं, राइट?
तो प्लांट्स के साथ उल्टी प्रोसेस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। इसीलिए कहते हैं कि प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। दिस इज़ द रीज़न। आगे देखते हैं, ये एक छोटे से प्लांट की हेल्प से और समझ लेते हैं इसको। वही ऑक्सीजन आउट हो रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है, पानी कहाँ से मिलता है, रूट्स से, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फंगी के बारे में देख लेते हैं। ये देखो फंगी का एग्जाम्पल पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। फंगी डू नॉट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, राइट। और यहाँ पे प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट हमारे पास क्या था, क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्योंकि इनके पास ये क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के काबिल नहीं हो पाते हैं, राइट। दैट इज़ दे कैनॉट जनरेट देयर ओन फूड, carbohydrates, by using energy from light. This makes them more like animals in terms of food habits. तो खान पान की आदतों में ये इंसानों के जैसे ज़्यादा बिहेव करते हैं, यानी एनिमल्स की तरह ही होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं पका सकते, इसीलिए फंगी वहाँ से एलिमिनेट हो गया ऑप्शन से। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है स्पेशली किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद अस। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। ऑल्सो अ हम्बल रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत बार हम वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियोस को लाइक करें, इट गिव्स मी मोटिवेशन। कमेंट करें, आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस को शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।